हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का जैसा कि आप सभी जानते हैं पहला पार्ट आ चुका है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि उपसौर अपसौर क्या होता है, दिन और रात कैसे होते हैं, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पहली वीडियो में बताया जा चुका है। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आखिर आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय समय के बारे में, मानक समय क्या है, स्थानीय समय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को पढ़ लेते हैं, आखिर वो है क्या। अक्षांश और देशांतर, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश और देशांतर से, वो सभी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से समझेंगे। पहले समझ लेते हैं अर्थ को बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक रेखाएं होती हैं और यह भी क्या है? काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, ये कैसी होती हैं? जो बिल्कुल बीचों बीच में होती है, जिसे हम लोग 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। यह पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। किसमें किसमें? एक तो बेटा उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। हम लोग पढ़ेंगे अब कि पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए ये है, ठीक है। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं प्रमुख हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपकी एक रेखा आती है मकर रेखा, कर्क रेखा, और एक आती है आपकी मकर रेखा, जो कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये आपकी बेटा है मकर रेखा और इधर है कर्क रेखा, जहां बेटा 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, 23.5 डिग्री का। लेकिन ये नॉर्थ में, क्योंकि ऊपर है तो क्या लिखेंगे हम लोग? नॉर्थ लिखेंगे। और मकर रेखा बेटा किधर है? ये भी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन ये किधर है? साउथ में है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, जो नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री पे वो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ठीक है। इससे नीचे बेटा क्या आती है? 66.5 डिग्री। ऊपर क्या आती है? ये भी 66.5 डिग्री। इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। इसे क्या बोलते हैं? सॉरी बेटा, यहां पे लिखते हैं, इस रेखा को जानते हैं अंटार्कटिक वृत्त, वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी की अपोजिट होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री को हम लोग भूमध्य रेखा, थोड़ा मोटा मोटा जानेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। भूमध्य रेखा जानते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इन अक्षांश रेखाओं को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। अगर इंग्लिश में की बात करेंगे तो लैटिट्यूड बोलते हैं। इन अक्षांश को लेटी हुई हैं, ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, लैटिट्यूड है, ठीक है। टोटल कितनी होती हैं? ये 0 डिग्री है, ऊपर कितनी है? 90, इधर कितनी है? 90। पेपर में इसी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्या टोटल अक्षांश कितने हैं? टोटल अक्षांश कितने बेटा? 181। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करोगे तो कितनी आएंगी? अक्षांश रेखाएं तो बेटा आती है 179, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे जो दक्षिणी ध्रुव है वो रेखा नहीं बनाता है या एक पॉइंट बनाता है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर कम हो जाते हैं। कितना बचता है? 179। इतना समझ में आया होगा उम्मीद है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66 डिग्री पे बेटा अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त ऊपर नॉर्थ में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये नॉर्थ है और ये साउथ का है, ठीक है। काल्पनिक रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं ये सभी। इसका क्या है? इसका अक्षांश का विपरीत क्या होता है? देशांतर, ठीक है।
अक्षांश का क्या, ये बेटा उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, और ये बेटा होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे जोड़िए, बेटा ड्राइंग पे मत जाना बिल्कुल भी, समझने के लिए आप समझ लीजिए। ये सारी रेखाएं आपकी खींची जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा वृत्त बनाती हैं। ठीक है, इधर से लेके उधर तक पूरा। इनके अगर नंबर की बात की जाए, सबसे पहले नंबर्स कितने होते हैं इनके हैं, 360 डिग्री। ठीक है, 360 रेखाएं होती हैं टोटल हैं, 180 इधर 180 उधर। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखा कहलाती हैं। ठीक है, ये आपने भी यहाँ पे पढ़ा था भूमध्य रेखा। सबसे पहले इनकी दूरी की बात कर लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से भूमध्य ये रेखा है, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। उत्तरी ध्रुव से भूमध्य की ओर आने पर क्या होता है, दूरी बढ़ती है। ठीक है, दूरी पहले ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट पॉइंट पूरा, क्या लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आने पर बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। बीच की दूरी, देशांतरों की बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका विपरीत भी होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, दूरी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या, 0 डिग्री क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इसको माना गया है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है, 0 डिग्री रेखा को हम लोग ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं इसको, है किसको, 0 डिग्री रेखा को, जो है आपका यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, वो डिसाइड करता है पूरे विश्व का टाइम। ठीक है, हम लोग टाइम को ही पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय, समय कैसे डिसाइड होता है पूरे देश में, हर देश में समय कितना बज रहा है वो कहाँ से डिसाइड होता है, यहाँ 0 डिग्री देशांतर रेखा से। ठीक है, 0 डिग्री रेखा ग्रीनविच रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं, 180 डिग्री रेखा को, 180 डिग्री रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है, देशांतर के और भी बेटा नाम होते हैं, क्या, प्रधान, कहीं आपको दिख जाए प्रधान यामोत्तर रेखा, या मध्याह्न यामोत्तर रेखा। रेखा भी कहते हैं। देखिए समझिए, अक्षांश और देशांतर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना आपको है। क्या होता है, जो बीच की रेखा बिल्कुल है, जो 0 डिग्री पे है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा, इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है। 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा बनती है, 23.5 नॉर्थ की बात की जाए तो कर्क रेखा, साउथ की बात की जाएगी तो मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त बनता है, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त बनता है। टोटल अक्षांश की बात की जाएगी तो कितने, 181 है, और टोटल अक्षांश रेखाओं की अगर बात की जाएगी तो 179। यहाँ पे अगर हम भारत की लोकेशन देखें पूरे अर्थ पे, तो भारत की लोकेशन कहाँ पे आती है बेटा, आपकी यहाँ पे आती लगभग है। ठीक है,
भारत की जो लोकेशन है बेटा, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, लगभग 8 राज्यों से गुजरती है भारत के है। कभी पूछा जाए आपसे भारत, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, ऐसे नॉर्मल है कि मकर रेखा भारत से गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो इसका आप जवाब जान ही गए होंगे कि मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा भारत के से नहीं गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इनके हम कोणों की बात की, डिग्री की बात की जाए, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है या फिर कितने देशांतर से कितने देशांतर तक भारत डिसाइड करता है, तो देखिए भारत का अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके भारत 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश के बीच की दूरी है। अगर हम यहाँ से बात करें कि भारत यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, ये भारत की लोकेशन है। ये आपका ईस्ट से वेस्ट से लेके ईस्ट तक की जो डिग्री कोण बनाता है और जो नॉर्थ से लेके साउथ तक बनाता है वो कितना बनाता है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक बनाता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे हम लोग समय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे अब हम लोग जानते हैं समय के बारे में। स्थानीय समय क्या होता है? स्थानीय समय, मानक समय के बारे में पढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मानक समय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति, मतलब पहले समय में क्या होता था, सूर्य या चांद को देखकर ही समय का पता लगा लिया जाता था कि रोशनी कितनी, परछाई कहाँ में पड़ रही है। स्थानीय लोग क्या करते थे, उस जरिए से ही क्या करते थे, समय को देखते थे। लेकिन मानक समय की बात की जाए, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा से डिसाइड होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से डिसाइड करते हैं हम लोग हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये 0 डिग्री रेखा मानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री रेखा। आपने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री आगे बढ़ने पर या पीछे जाने पर 4 मिनट का डिफरेंस आता है। 4 मिनट का। जैसे कि 1 डिग्री अगर हम पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, पूर्व की ओर जाते हैं, ईस्ट की ओर जाते हैं, तो क्या होगा, 4 मिनट आपके समय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन वही अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट क्या होगा, 1 डिग्री पे। बेटा 1 डिग्री पे अगर इधर हम जाते हैं पश्चिम की ओर तो क्या होगा, 4 मिनट घटेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 12 बजा हुआ है, 0 डिग्री पे अगर 12 बजा है, अगर हम 1 डिग्री आगे जाते हैं, 1 डिग्री आगे जाते हैं तो कितना टाइम हो जाएगा, 12:04। ठीक है, अगर इधर जाते हैं 11:56 पे, 11:56 पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे 1 डिग्री, अगर हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो कितना टाइम हो जाएगा, 11:56। ऐसे ही अगर 10 डिग्री अगर हम बढ़ते हैं, कितना, 10 डिग्री बढ़ते हैं, मतलब 0 से अगर 10 डिग्री पे जाएंगे तो समय यहाँ पे कितना होगा बेटा, 4 मिनट है। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12:40 हो जाएगा। और यही अगर हम इधर की बात करें, पश्चिम की बात करें, तो यहाँ पे 10 मिनट पहले क्या होगा, 10 डिग्री पे क्या होगा, 10 डिग्री पर 11:20 टाइम होगा, क्योंकि 40 मिनट इधर माइनस कर दिया है और उधर क्या किया है, 40 मिनट की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आता कैसे है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। आपको पता है पृथ्वी जब घूमती 360 देशांतर रेखाएं टोटल होती हैं। पृथ्वी जब घूमती है तो 360 रेखाएं टोटल घूम जाता है। ठीक है, उससे होता क्या है, 360 डिग्री 24 घंटे में पृथ्वी खुद की एक्सिस पे घूमती है, तो 360 रेखाएं कवर करती है, डिग्री कवर करती है। 1 घंटे की अगर बात करेंगे हम लोग तो 1 घंटे में 360 डिग्री अपॉन 24 तो कितना आएगा बेटा, 24 बन जाए, 15 जा। ठीक है, तो 15 डिग्री आता है ये 1 घंटे बराबर। ठीक है, अगर 1 डिग्री की बात की जाए यहाँ से, अब हम लोग निकालेंगे 1 डिग्री। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट बेटा होते हैं, 60 मिनट। और 15 डिग्री इधर ही रहेगा। 15 डिग्री बराबर कितना है, 60 मिनट है, तो 1 डिग्री बराबर इधर कितना होगा,
60 मिनट अपान 15, मतलब कितना आ जाएगा 4 मिनट। तो 1 डिग्री बराबर बेटा कितना आ गया 4 मिनट। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट कैसे आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, भारत की अगर मानक रेखा की बात की जाए तो भारत में आपको बताया गया होगा कि भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट मानक रेखा है। क्योंकि जैसा भारत को अभी मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे बेटा कितना है 97 डिग्री 25 मिनट है। इनका बीच का जो डिफरेंस है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 बजता है, कितना बजता है 6 बजता है, तो यहाँ पे बेटा कितना बजेगा 8 बजेगा। ठीक है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर क्या होता है, समय बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बजेगा 8 बजता है। ठीक है, बीचों बीच से भारत में समय क्या हो रहा था, अलग अलग हो रहा था। इसी को बराबर रखने के लिए क्या किया गया है, 82.5 डिग्री रेखा को भारतीय मानक समय माना गया है। भारतीय मानक समय रेखा है ये, कौन सी 82.5 डिग्री ईस्ट। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी कि भारत का टाइम कहाँ से डिसाइड होता है, किस रेखा से डिसाइड होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत का समय रेखा डिसाइड होता है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेके इसका देशांतर का जो डिग्री है वो कितना है, 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है। टाइम का डिफरेंस आता है, इसको मेंटेन करने के लिए भारतीय मानक रेखा बनाई गई, जिससे हम लोग पूरे इंडिया में टाइम क्या होता है, सेम रहता है। और टाइम जोन कहाँ पे है, प्रयागराज के नैनी में बेटा, कहाँ पे, प्रयागराज के नैनी में है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद है समझ में आई होगी। हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा क्या होती है। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है, ये अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर बात की जाए तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगर हम इसके वेस्ट में जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 180 डिग्री रेखा, देशांतर रेखा को, देशांतर रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अगर इसके पश्चिम में जाओगे तो एक दिन घट जाएगा, और अगर ईस्ट में आओगे तो क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ, इसको 3 बार मोड़ा गया है। कितनी बार, इस रेखा को 3 बार मोड़ा गया है, मतलब घुमाया गया है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब ये प्रशांत महासागर के सीधे में जा रही थी तो यह एक देश को पूरे काट रही थी। उससे क्या होता, एक ही देश में 2 दिन हो जाते हैं। आज सोमवार है, पता लगा मंगलवार भी हो गया, ठीक है, उसी देश के अंदर। तो ये ऐसी चीज ना हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 बार मोड़ा गया। इतनी बात समझ में आई होगी उम्मीद है। तो हम लोग दोबारा से देख लेते हैं, स्थानीय समय क्या होता है। सूर्य चांद को देख के जो पहले के लोग, पूर्वज लोग करते थे, समय डिसाइड कर लेते थे कि इस समय इतना बचा होगा, इस समय इतना बचा होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय या जो काल्पनिक रेखाएं हम लोग के ग्लोब पे बनाई गई हैं, उसी से डिसाइड हुआ मानक समय। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं, या अटलांटिक महासागर से होकर जाती है। अटलांटिक महासागर आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री और 4 मिनट होता है। क्यों, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अगर 1 डिग्री की बात की जाएगी, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री और 4 मिनट निकल के आता है। अगर आप 1 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो भी 4 मिनट बढ़ेगा, अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो घट जाएगा टाइम। मान लीजिए हमने बताया था अभी आपको, अगर यहाँ पे 12 बजा हुआ है, आपको क्या करना है, अगर 10 डिग्री इधर जाते हैं तो 40 मिनट घट जाएगा। अगर इस साइड में जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं, तो क्या होगा, 40 मिनट बढ़ जाएगा। जैसा कि आपने भारत की लोकेशन देखा, यहाँ पे क्या होगा, 2 घंटे का गैप आ जाता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ डिग्री का देख लीजिए, 20 डिग्री का लगभग अंतर है। कितना है, 20 डिग्री का लगभग अंतर है यहाँ पे। और 20 चक्कू 80, ठीक है, नहीं बेटा 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और 30 चक्कू 120, मतलब कि लगभग 2 आवर का कितना आता है, गैप आ जाता है। अगर यहाँ पे 6 बजेगा तो यहाँ पे कितना बज जाएगा, 8 बज जाएगा। लेकिन भारतीय मानक समय रेखा बनी, जिससे टाइम पूरे इंडिया में डिसाइड हुआ, इक्वल ही लगभग रहता है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसको 3 बार मोड़ा गया है। क्यों मोड़ा गया, आपको मैंने बताया कि 2-3 देश ऐसे थे जिनसे ये रेखा होकर गुजर रही थी, और उसमें क्या होता है, उन देशों में
एक ही दिन में सोमवार मंगलवार भी हो जाता है या 26-27 डेट का भी फर्क पड़ जाता है, इसलिए इसको मोड़ा गया। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आखिर क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको डिटेल में जानेंगे। अरे भागो मत भाई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अभी। कोर, मेंटल और क्रोड। ठीक है, इसके इस फिगर से हम लोग समझेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सही जानकारी प्राप्त अभी नहीं हो पाई है। प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। चाहे अफ्रीका के सोने की खदानों की बात की जाए, वहाँ भी हम लोग अभी 3 से 4 किलोमीटर तक ही जान पाए हैं। इससे ज़्यादा जान पाना वहाँ पे भी संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाते हैं वैसे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है, जिससे उसके अंदर जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। चाहे अगर हम लोग बात करें आर्कटिक महासागर के, आर्कटिक महासागर के कोल क्षेत्र में, कोल क्षेत्र की यहाँ पे अगर ड्रिल की बात की जाए तो आर्कटिक महासागर के कोल क्षेत्र में 12 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिल नहीं हो पाया। पृथ्वी पर ड्रिल किया जाता है, तो यहाँ पे आर्कटिक महासागर के कोल क्षेत्र में 12 किलोमीटर से ज़्यादा का ड्रिल अभी तक नहीं हो पाया है। तो वहाँ से हमें 12 किलोमीटर तक की जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर ज्वालामुखी की बात की जाए, ज्वालामुखी की बात की जाए बच्चों, तो उससे लगभग हमें अंदर के 60 किलोमीटर तक की जानकारी थोड़ी बहुत मिल पाती है। किससे? ज्वालामुखी से। जो भी अंदर के पदार्थ बाहर निकल के आते हैं, लावा वगैरह निकल के आता है, उससे हम लोग चीज़ें पता करते हैं अंदर आखिर क्या क्या है। पृथ्वी भूगर्भ वैज्ञानिक जितने भी हैं वो लगातार पता ही कर रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या है। बहुत सारे स्रोतों से चीज़ें पता चली हैं। कुछ स्रोत मैं आपको बताऊंगा अभी, जैसे प्राकृतिक स्रोत हो गया, प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत की अगर बात की जाए तो इसमें क्या आएगा, ज्वालामुखी है बेटा, आपका आएगा ज्वालामुखी, और आपका भूकंप आएगा इसी में ही, भूकंप। इन चीज़ों से जब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता करते हैं तो वो कैसे स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। अप्राकृतिक स्रोत की अगर बात की जाए तो जैसे डेंसिटी, घनत्व हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, या फिर प्रेशर, दाब हो गया। ठीक है, तो ये बेटा कैसे स्रोत हैं, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, पृथ्वी के अंदर जाते हैं हम लोग, क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, घनत्व भी लगातार बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर जाएंगे, घनत्व अगर बढ़ेगा तो तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ता है उससे पता चलता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जैसे सीमा हो गया, मेंटल क्रूड है, वो क्या है, ठोस रूप में उपस्थित है, ठोस रूप में उपस्थित है। क्यों? क्योंकि जब अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, घनत्व अगर बढ़ेगा, डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। ठीक है, और प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर का भाग है वो कहीं ना कहीं ठोस के रूप में है। इसीलिए इतने खनिज मिलते रहते हैं हम लोगों को, पृथ्वी के अंदर मिलते रहते हैं। भूगर्भ ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, जैसे मैंने पहले ही बना दिया फिगर से, आप समझ सकते हैं। किन 3 भागों में बांटा है, एक बेटा कोर में बांटा है, एक मेंटल में बांटा है, और दूसरा क्रोड में बांटा है। हम लोग बेसिकली इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है और क्रोड क्या होता है। हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, कोर।
कोर बेटा हेडिंग लगा लीजिए। यह लिखना शुरू कर दीजिए। यह पृथ्वी के ठोस परत का बाहरी भाग होता है। फिगर में जैसे आप देख पा रहे होंगे, बाहरी भाग होता है कौन? कोर बेटा। ठीक है, यह पृथ्वी के ठोस परत का बाहरी भाग होता है। जैसा देख सकते हैं, यह अंदर का भाग हो गया, बाहर, उससे भी बाहर कौन है? कोर पार्ट है। ठीक है, यह लिखिए महासागर और महाद्वीप। बेटा महासागर और महाद्वीप में इसकी मोटाई अलग अलग होती है। आप समझ सकते हैं कि मोटाई कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो महाद्वीप में जो मोटाई है बेटा, मोटाई जो है महाद्वीप में बेटा ज़्यादा होती है अपेक्षा किसके? महासागर के। तो महासागर में जो बेटा मोटाई होती है वो कहाँ कैसी होती है? कम होती है। यहाँ पे महासागर में मोटाई कम होती है और महाद्वीप में मोटाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। बात करें यह परत बनी किससे है, तो यह सिलिका और एल्यूमिनियम के मिक्सचर से बनी हुई है। यह परत जो है सियाल, या साई प्लस एल। ठीक है, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। एल से क्या होता है? एल्यूमिनियम। यह परत सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी हुई है। इस परत को हम लोग सियाल, इसीलिए इस परत को हम लोग सियाल भी बोलते हैं, और इसे हम लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। और इसके अगर घनत्व की बात की जाए, किसके? कोर के घनत्व की बात की जाए अगर, तो 2 से 4 लिख लीजिए। 2 से 4 तक इसका क्या होता है बेटा? घनत्व होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देख लीजिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक है कि कितने पार्ट में बांटा है भूवैज्ञानिकों लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कोर, मेंटल और क्रोड, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, हम लोगों ने हर जगह पे मतलब अलग अलग कितने अंदर तक पहुंच पाए हैं, तो अफ्रीका की सोने की खदानों में हम लोग 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंच पाए हैं। अगर आर्कटिक महासागर के कुल क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाए हैं। और आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए सबसे ज़्यादा जो फेमस है या जिनसे हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है वो क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है बेटा, 2 चीज़ों से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाती है, क्योंकि जो भूकंप में आपकी तरंगें निकलती हैं, इनसे हमें सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है भूकंप से। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिल पाती है। बात करें प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? घनत्व है, ताप है और दाब है। इनसे भी हमें क्या मिलता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। कोर की बात की जाए तो यह पृथ्वी के ठोस परत का सबसे बाहरी भाग होता है। कौन? कोर। महासागर में इसकी मोटाई अलग होती है और महाद्वीप में इसकी मोटाई अलग होती है। क्या? महासागर में मोटाई कम होती है, महाद्वीप में मोटाई इसकी ज़्यादा होती है। इसको ही हम लोग सियाल भी बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो परत है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बनी हुई है। इस परत को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। और इसके घनत्व की अगर बात की जाए तो 2 से 4 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंटल और क्रोड। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की वीडियो को देखते हैं। अभी पहले फिगर बना लीजिए। ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रस्ट। सेकंड परत को मेंटल और थर्ड को क्रोड। हम लोगों ने अभी क्रस्ट को पढ़ लिया है पूरा, पढ़ेंगे अब हम मेंटल को, उसके बाद पढ़ेंगे क्रोड को। ठीक है, देखिए मेंटल किसे कहेंगे? क्रस्ट के निचले भाग को क्या बोलेंगे? निचले भाग को क्या बोला जाता है? मेंटल बोला जाता है। ठीक है, सेकंड, यह पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का
67% है। कौन? मेंटल। ठीक है, इस परत को इस परत को सीमा यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनती है परत, जिसके कारण हम लोग इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं। इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्या होता है? क्रस्ट के निचले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। यह पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% होता है। इस परत को सीमा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह परत सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसी परत को वाइट ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। बेटा बहुत रिपीट क्वेश्चन हुआ है, वाइट ऑफ द अर्थ किस परत को बोलते हैं? तो मेंटल जो परत है, ठीक है, इस परत को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस परत को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। घनत्व की अगर बेटा बात करें इस परत के घनत्व की अगर बात की जाए तो 2.9 से लेकर 4.7 तक होता है। ठीक है, फिर समझिए, क्रस्ट के निचले भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आयतन का 83%, द्रव्यमान का 67% भाग होता है। इस परत को सीमा परत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम इसमें मैक्सिमम पाया जाता है। इस परत को पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इस परत को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अगर घनत्व पूछा जाए इसका तो कितना होता है? 2.9 से लेके 4.7 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोड के बारे में बच्चों। आखिर क्रोड क्या होता है? तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, मेंटल के निचले भाग को क्या बोलते हैं? क्रोड बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें इस परत को निफे परत के नाम से जानते हैं। इस परत को निफे के नाम से जानते हैं, निफे कहते हैं, क्योंकि इसमें नोट कर लीजिएगा निकेल और लोहा की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए इस परत को निफे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस परत को बैरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। फोर्थ पॉइंट बेटा है घनत्व। घनत्व कितना होता है बेटा? इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 11 से लेके 13 तक इसका घनत्व होता है। एक बात और लिख लीजिए, इस परत में क्या होता है? टेम्परेचर से ज़्यादा घनत्व होता है, इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ क्या होती है? ठोस रूप में पाई जाती है। किसमें? ठोस रूप में पाई जाती है। ठीक है, टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पर घनत्व होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? ठोस रूप में पाया जाता है। फिर से समझ लीजिए पूरा। मेंटल के निचले भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहा जाता बेटा है। इस परत को निफे के कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निकिल और लोहा की मात्रा भरपूर होती है। इस परत को बैरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और घनत्व की बात की जाए तो 11 से 13 इसका होता है। टेम्परेचर इसका
किसके घनत्व की अपेक्षा कम होता है, या बोल सकते हैं घनत्व इसका ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ठोस मात्रा में चीज़ें पाई जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, स्थानीय समय, मानक समय समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखा करो और शेयर किया करो, पता नहीं कि कहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।